व्यूअर्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। क्लास 6 पॉलिटिकल साइंस यूनिट नंबर 1 जिसका नेम है डाइवर्सिटी, जिसको हम हिंदी में विविधता बोलते हैं। विविधता नाम से ही क्लियर होता है कि अंतर और विभिन्न विभिन्न प्रकार की। जैसा कि आप सबको पता है, भारत एक विविधता संपन्न देश है। आपने देखा होगा कि हमारे देश में काफ़ी तरह के ऐसे लोग हैं जिनका खान पान अलग अलग है, जिनके त्योहार अलग अलग हैं, जिनका पहनावा अलग है। तो काफ़ी तरह के अंतर पाए जाते हैं, इसे ही हम विविधता बोलते हैं। अगर इसको एक परिभाषा में बांधा जाए तो किस तरह से हम अपनी समझ से बना सकते हैं कि एक क्षेत्र में पाए जाने वाले ऐसे लोग जिनके अंदर काफ़ी तरह के खान पान के अंतर होते हैं, पहनावे के होते हैं, त्योहार के अंतर पाए जाते हैं, उसे हम विविधता बोलते हैं। तो क्वेश्चन अब ये खड़ा होता है कि विविधता कैसे उत्पन्न होती है। तो चलिए समझते हैं। मान लो कि पहले पहले टाइम में क्या होता था, काफ़ी सालों पहले जब यातायात के साधन नहीं होते थे तो लोग बैलगाड़ियों के माध्यम से या पैदल यात्रा के कारण स्थानांतरण करते थे एक जगह से दूसरी जगह। और वो किस लिए करते थे? रोजगार की तलाश में, कहीं पे कोई प्राकृतिक आपदा आ गई उसके कारण, या फिर कोई नई जमीन की खोज के अंदर। तो क्या होता था, जिस जगह से वो आते थे वहाँ की संस्कृति और जहाँ आके वो बस जाते थे वहाँ की संस्कृति, जब ये दोनों संस्कृतियाँ आपस में मिल जाया करती थी तो नई एक मिश्रित संस्कृति का उत्पन्न होता था। तो इस तरह से नई नई संस्कृतियाँ उत्पन्न होती चली गई, जिससे हमारे देश में विविधता बढ़ती चली गई, जिस कारण हमारा देश विविधता संपन्न कहलाने लगा। तो चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे कि हम अगर लद्दाख का और केरल का एक उदाहरण लें तो इसमें भी काफ़ी तरह की भौगोलिक विविधता पाई जाती है और भौगोलिक विविधता के कारण और भी काफ़ी तरह के हमारे यहाँ पे अंतर पाए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस उदाहरण को। जो लद्दाख है वो जम्मू कश्मीर के पूर्वी हिस्से में पाया जाने वाला एक रेगिस्तानी इलाका है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पहाड़ियाँ बनी हुई है जो कि हमेशा बर्फ़ से ढकी रहती हैं। क्या होता है कि ये जो बर्फ़ से ढकी रहती पहाड़ियाँ हैं, तो सिर्फ गर्मी के अंदर जब ये बर्फ़ पिघलती है, इन्हीं के कारण वहाँ के लोगों को पीने का पानी मिलता है। अब बर्फ़ इतनी ज़्यादा जमी होती है तो जिसके कारण क्या होता है, वहाँ पे पानी गर्मियों के अंदर काफ़ी ज़्यादा आ जाता है, जिससे लोग उसको इकट्ठा कर लेते हैं। वहाँ पे वर्षा जो है बहुत ही कम होती है और ना के बराबर है, होती ही नहीं है एक तरह से देखा जाए तो। अब वर्षा ना होने की वजह से वहां पे पेड़ पौधे बहुत ही कम उग पाते हैं। अब यहाँ पे घाटियां बनी हुई है तो यहाँ से लोग काफी ज्यादा काफिले इन घाटियों से मध्य एशिया से लेके कुछ ऐसे तिब्बत तक पहुंच जाते हैं, ऐसे क्षेत्र तक पहुंचते हैं जिसे हम आज के टाइम में तिब्बत बोलते हैं। इस तरह से ये एरिया क्या कहलाने लगा, एक छोटा तिब्बत के नाम से भी पहचाना जाने लगा, क्योंकि घाटियों के माध्यम से यहाँ से काफी ज्यादा व्यापारी लोग जाया करते थे। ये जो काफिले होते हैं ये अपने साथ मसाले, दरियाँ, कच्चे रेशम को लेकर जाया करते थे। अब लद्दाख के अंदर उनकी खासियत ये है कि वहाँ पर एक पश्मीना नाम से जो ऊन मिलती है, वहाँ के लोग ज़्यादा भेड़ बकरियाँ और याक पालते हैं। वहाँ से एक बहुत ही फेमस जो ऊन है पश्मीना नाम से, वहाँ से ली जाती है, लद्दाख में लोग उतारते हैं और उसको कश्मीर में भेज देते हैं, जहाँ पर पश्मीना शॉलें मिलती हैं। ये ऊन महंगी होने के कारण ये जो पश्मीने शॉल होती हैं ये भी काफ़ी ज़्यादा महंगी मिलती हैं। वहाँ के लोगों का जो खाना पीना है वो क्या है, दूध से बनी हुई चीज़ों का ही वो खान पान लेते हैं। तो इस तरह से हमने लद्दाख के बारे में काफ़ी कुछ समझा। और यहाँ लद्दाख के घाटियों के माध्यम से ही क्या हुआ था, बौद्ध धर्म तिब्बत तक स्थानांतरित हुआ था और बहुत सालों पहले वहाँ पर इस्लाम धर्म का भी उत्पादन हुआ था। एक तरह से वहाँ पे काफ़ी तरह के बौद्ध धर्म के लोग भी और इस्लाम धर्म के लोग भी रहते हैं, तो ये भी एक तरह का वहाँ के लोगों में मिश्रण है। तो चलिए अब केरल के बारे में समझते हैं। केरल भारत के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में पाया जाने वाला एक राज्य है। अब केरल एक तरफ से समुद्री इलाके से घिरा हुआ है और दूसरी तरफ पहाड़ियों से। इन पहाड़ियों पर काफ़ी तरह के मसाले जैसे काली मिर्च है, लौंग, इलायची, काफ़ी कुछ पाया जाता है मसालों के रूप में। और एक तरफ क्या है, समुद्री इलाका है। वहाँ के लोगों का जो खान पान है वो लद्दाख से अलग है। वहाँ पर तो दूध से बनी हुई चीज़ें का सेवन किया जाता है, लेकिन केरल में समुद्री इलाका होने के कारण यहाँ पे मछलियाँ वगैरह का ज़्यादा खान चलता है। ओके,
तो यहाँ के लोगों का पहनावा भी अलग है, लद्दाख से अलग है। अब अरब और जो यहूदी थे यहाँ पर केरल में, सबसे पहले यहाँ केरल में यहूदी और अरब लोग ही आए थे। तो अब क्या हुआ कि वहाँ पर जो केरल के अंदर मछली पकड़ने वाला जाल है उसे चीना नाम से ही जाना जाता है। और वहाँ पे जो तलने के लिए बर्तन प्रयोग किया जाता है उसे चीना पट्टी बोला जाता है। अब चीना नाम आ रहा है, इसका मतलब ये चीन से प्रभावित शब्द हैं। इसका मतलब यहाँ पर चीन का भी काफ़ी ज़्यादा प्रभाव था केरल के अंदर। और केरल की हम खासियत देखें तो क्या हो सकते हैं, यहाँ पर एक ओनम नाम से त्यौहार मनाया जाता है जिसमें नाव प्रतियोगिता कंपटीशन किया जाता है। यहाँ पर क्या हुआ था कि जो ईसाई धर्म के जैसे धर्मदूत माने जाते हैं संत थॉमस जी, उन्होंने यहाँ पर ईसाई धर्म का प्रचार किया था। ईसाई धर्म का प्रचार हुआ, यहाँ पे यहूदी लोग भी आए, अरब से इस्लाम लोग भी काफ़ी आए। तो वास्को डी गामा यहाँ पर जहाज, जो पानी का जहाज था, उसके माध्यम से यहाँ केरल में पहुंचे थे। इसी तरह से पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत तक का यहाँ से मार्ग भी खोजा था। तो केरल के अंदर यहूदी, इस्लाम, हिंदू, बौद्ध धर्म, इन सब का ही काफ़ी ज़्यादा सम्मान किया जाता है। तो चलिए, हमने क्या देखा कि जैसे भौगोलिक अंतर पाए जाते हैं, जैसे हमने लद्दाख और केरल का उदाहरण लिया, इसमें जैसे भौगोलिक इतने ज़्यादा अंतर पाए जाते हैं, लेकिन इनकी जो संस्कृति है उनको अरब और चीन दोनों ने ही सेम तरीके से प्रभावित किया। देखो, अरब और चीन ने ही लद्दाख को प्रभावित किया और केरल को भी किया, लेकिन इनकी भौगोलिक परिस्थितियाँ उनमें अंतर होने के कारण इनमें भी काफ़ी विविधता पाई जाती है। जब भारत पर अंग्रेजों का शासन था तो अंग्रेजों ने ये देखा कि भारत में काफ़ी प्रकार की विविधता पाई जाती है। यहाँ मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई, काफ़ी धर्मों के लोग हैं, क्यों ना इनके अंदर अगर फूट डाली जाए तो वो बहुत जल्दी से फैलेगी। तो उन्होंने ये कोशिश की उनमें फूट डालने की। लेकिन हुआ क्या कि इन सभी धर्मों के लोगों ने ब्रिटिश का काफ़ी ज़्यादा विरोध किया, जिसको देखते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इसे अनेकता में एकता की बात कही थी। ओके, तो हमारे जितने भी राष्ट्रीय ध्वज हैं, मान लो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, जितने भी हमारे राष्ट्रीय चिन्ह हैं, वो सभी हमारे अनेकता में एकता को ही दर्शाते हैं। एक कविता की लाइनें लिखी हुई हैं जो कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद ही लिखी गई थी। अब 6th क्लास के बच्चों को शायद पता नहीं होगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या है। जब ब्रिटिश शासन था हमारे भारत के ऊपर, तो क्या हुआ था, उन्होंने एक ऐसा कानून लागू कर दिया था जो कि लोगों के हक में बिल्कुल भी नहीं था, उनके विरोध में था। तो सब लोगों ने, सभी धर्मों के लोग क्या हुए, उस जलियांवाला बाग में इकट्ठा हो गए। तो उस सेना के जो हेड थे जनरल डायर, उन्होंने अपनी सेना को उन निहत्थे लोगों के ऊपर फायरिंग करने का ऑर्डर दे दिया, जिससे हजारों लोग, महिलाएं, पुरुष, हिंदू, मुस्लिम, सब लोग, काफ़ी हजारों लोग मारे गए। अब उन्हें शहीदों का दर्जा दिया गया, उन्हें ही ये कविता समर्पित की गई। तो हमारे जितने भी राष्ट्र चिन्ह हैं वो अनेकता में एकता को ही दर्शाते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर जिन्होंने राष्ट्रीय गान भी लिखा, तो ये भी हमारा अनेकता में एकता का प्रतीक है। तो आज का हमारा यूनिट कंप्लीट होता है। आई होप कि आप सबको समझ अच्छे से आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।